मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? स्थानीय स्वशासन या फिर जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आने चाहिए, यानी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में जो स्थानीय स्वशासन है इसका महत्व बहुत प्राचीन समय से ही है, लेकिन क्या होता है, यह बीच में अपना महत्व खो देता है जब राजतंत्र व्यवस्था बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी जब राजशाही हो जाती है, जब राजतंत्र जैसे मध्यकालीन भारत में यह अपना महत्व खो देता है। लेकिन यह चाहे छोटे लेवल पे ही प्रचलन में रहा, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, यह थोड़ा थोड़ा चलता रहा। देखिए क्या होता है, आपको यहां से एक क्वेश्चन याद रखना है कि जब हमारे भारत देश पर अंग्रेजी शासन था उस समय भी इसको छोटे लेवल पे चाहे छोटे लेवल पे ही, लेकिन इसको महत्व दिया जाता था। तो यहां से एक क्वेश्चन निकलता है कि इसकी भारत में, आधुनिक भारत में शुरुआत कहां देखने को मिलती है? 1882 में। उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था हमारे भारत देश का रिपन। तो इसने, जो रिपन था, इसने स्थानीय स्वशासन को शुरुआत करने के लिए कुछ प्रयास किए। तो 1882 आपको याद रखना है और वायसराय आपको याद रखना है रिपन। अब हम पढ़ते हैं, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, आजादी के बाद क्या होता है, यानी जब हमारे भारत देश का संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत से नेताओं ने स्थानीय स्वशासन की मांग की। तो क्या होता है, अनुच्छेद 40 के तहत इसको जगह दी गई। अब अनुच्छेद 40 को आपको यहां पे याद रखना है कि यह जो स्थानीय स्वशासन का विषय था, यह राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व है। जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है उनके तहत इसको जगह दी गई अनुच्छेद 40 में। तो यहां से आपको क्या समझने को मिलता है कि यह राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं था, यानी जो राज्य चाहते थे वो इसको लागू कर सकते थे, लेकिन सभी के लिए यह बाध्यकारी नहीं था, यानी सभी के इच्छा अनुसार वो इसको, यानी अब जैसे कोई राज्य है वो अपनी इच्छा अनुसार इसको लागू कर सकता था, उनके लिए कंपलसरी नहीं था। इसलिए क्या होता है, आप जानते हैं हर एक राज्य इसको लागू नहीं करता। लेकिन अब आपको यहां पे क्या याद रखना है, सबसे पहले लागू हुआ है 2 अक्टूबर 1959, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, नागौर जिला राजस्थान राज्य का। यहां पे हमारे भारत देश में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की, यानी पंचायती राज की शुरुआत होती है। उस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है 2 अक्टूबर 1959 को। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन मिल गया कि सबसे पहला राज्य जिसने स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को लागू किया हमारे भारत देश में, वो है राजस्थान। और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने लागू किया और इसके बाद बहुत से राज्यों ने थोड़े समय बाद इसको लागू कर दिया। अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ समितियां पढ़नी है जिनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है बलवंत राय मेहता समिति। यह 1957 में बनाई गई और इस समिति ने क्या क्या बताया, यानी देखिए हमें इन समितियों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं कि इन्होंने क्या सिफारिशें की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस समिति ने क्या सिफारिश की, इसने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब जो स्थानीय स्वशासन है इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसको अनुच्छेद 40 में जब रखा गया था तो क्या उद्देश्य था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इससे आप क्या समझते हैं, सत्ता का बंटवारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसने क्या सिफारिश की, इसने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को बंटवारा करना चाहिए। और इसने 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की। अब 3 स्तर कौन कौन से पंचायत के, आप सभी जानते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो बलवंत राय मेहता समिति थी जो 1957 में बनाई गई थी, तो इसने क्या कहा कि पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे हम इनके बारे डिटेल से पढ़ेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे समितियां के जो मेन सिफारिश थी वो याद रखनी है। तो पहला राज्य, जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान, जिसने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को लागू किया, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपको याद रखनी है अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनाई गई, और इसके बाद ये है अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसने 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, लेकिन यह 2 स्तरीय पंचायत की, यानी 2 स्तरीय जो पद्धति है, इसने क्या बोला, जिला स्तर और ग्राम स्तर पर पंचायत होनी चाहिए, और जो ब्लॉक स्तर है पंचायत समिति, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो इसने 2 स्तर की पंचायत की सिफारिश की। आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि 2 स्तरीय पंचायत की सिफारिश किस समिति ने की, तो अशोक मेहता समिति ने की। और यह कब बनाई गई थी, 1977-78 में। और इस समय जनता दल की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे हमारे भारत देश के, श्री मोरारजी देसाई।
तो इसने 2 स्तरीय पद्धति की सिफारिश की और इसने क्या कहा, पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो। तो ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट हैं जो इसने सिफारिशें की। अब आपको क्या याद रखना है कि जब तक इस समिति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और जनता दल की सरकार गिर जाती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं रहते, तो इसकी जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं की गई। लेकिन कुछ राज्यों ने इसकी कुछ सिफारिशों को अपनाया, लेकिन पूरी तरह से इसकी जो सिफारिशें थी उनको लागू नहीं किया गया, क्योंकि उस समय जो सरकार थी जनता पार्टी की, तो वो गिर जाती है। फिर आपको याद रखना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट LM सिंघवी समिति जो 1986 में बनाई गई, और इसने क्या क्या सिफारिशें की। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात किस समिति ने कही, LM सिंघवी समिति थी जो 1986 में बनाई गई थी। इसने कहा कि जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए ताकि ये अपने काम को अच्छी तरह से कर सके। और इसने न्याय पंचायत की बात की। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है थुंगन समिति। थुंगन समिति 1988 में बनाई गई। इसने भी संवैधानिक मान्यता की बात कही कि जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। और इसने 3 स्तर की सिफारिश की। जो बलवंत राय मेहता समिति ने भी 3 स्तर की पंचायत की सिफारिश की थी और इसने भी 3 स्तर की पंचायत की सिफारिश की। और इसने क्या कहा कि जो पंचायतें हैं और जो पंचायती राज है, यानी जो पंचायत के 3 स्तर है, उनका 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल। किसने सिफारिश की? थुंगन समिति ने। पंचायती राज से संबंधित अब एक और समिति आपको याद रखनी है, और उस समिति का क्या नाम है, वो है गाडगिल समिति, जो 1988 में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई। और इस समिति को क्या काम सौंपा गया, इसको एक प्रश्न पर विचार करने का काम सौंपा गया। और वो प्रश्न क्या था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, कि जो पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावकारी बनाया जाए, ये इसको काम सौंपा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कैसे प्रभावकारी बनाया जाए। तो ये आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको कैसे प्रभावकारी बनाया जाए। तो इस समिति ने क्या क्या सिफारिशें की, इसने जो सिफारिशें की वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। वो क्या क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि वो कौन सी समिति थी जिसने जो पंचायत के 3 स्तरों के जो सदस्य हैं उनको सीधा निर्वाचन होना चाहिए। ये बोला था कि जो पंचायत के सभी 3 स्तर हैं, देखिए वो 3 स्तर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, उनके जो सदस्य होंगे उनका सीधा निर्वाचन होना चाहिए। इस समिति ने सिफारिश की, गाडगिल समिति ने। इसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही। राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो, इसने कहा कि एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए, एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें थी जो गाडगिल समिति ने की, तो आपको ये याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं संवैधानिकरण के बारे। चलिए शुरू करते हैं। यहां से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी सरकार, तो देखिए क्या होता है। राजीव गांधी सरकार ने सबसे पहले प्रयत्न किया 1989 में। क्या प्रयत्न किया? इन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया लोकसभा में, और वो विधेयक किससे रिलेटेड था? पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा शक्तिशाली और यानी इनके संवैधानिकरण के से रिलेटेड था। लेकिन वो जो विधेयक है वो लोकसभा में पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं होता, और इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार बनती है, वीपी सिंह की सरकार बनती है, और इन्होंने भी इसके लिए बहुत प्रयत्न किए और इन्होंने भी एक विधेयक प्रस्तुत किया लोकसभा में, लेकिन इनकी सरकार गिर जाती है और वो विधेयक समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनती है, और फिर क्या होता है यहाँ पे पंचायती राज के संवैधानिकरण के लिए दोबारा फिर एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, और वह पारित हो जाता है, राज्यसभा में भी पारित हो जाता है, और 73वां संविधान संशोधन होता है हमारे भारत के संविधान में। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। और यह यानी जो यहाँ पे ये संशोधन हुआ तो यह कब से प्रभावी हुआ? यह प्रभावी हुआ 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसलिए पंचायत दिवस के रूप में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहां पे क्या होता है? संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है।
जो पंचायतों से रिलेटेड है। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसके बाद हमारे भारत देश के संविधान में जोड़ी गई। देखिए मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन उसके बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायतों से रिलेटेड है। यह भाग 9 और 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद। और पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन से यह जो कानून है यह प्रभावी हुआ था। जो पंचायत के ऊपर कानून बना था तो यह प्रभावी हुआ था। अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे आगे कि यह किस तरह काम करता है, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं और इसके तीनों स्तरों के बारे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब हम उनको देखते हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं पंचायती राज के बारे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह त्रिस्तरीय प्रणाली है, यानी इसमें 3 स्तर हैं, गांव स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर। यानी इसमें क्या होता है, देखिए गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था के। अब देखिए यहां पे क्या होता है, आप देखिए, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी गांव में वोटें पड़ती हैं तो क्या होता है, हमें 4 वोट डालनी होती हैं। हम 4 वोटें डालते हैं गांव में। 1 वोट सरपंच के लिए, 1 वोट अपने वार्ड के मेंबर के लिए। तो यहां पे आपको समझना है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कई वार्ड होते हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसको हम सरपंच बोलते हैं और उसके मेंबर होते हैं। प्रत्येक वार्ड का एक मेंबर होता है। तो हम जिस वार्ड में आते हैं हम उस वार्ड से एक मेंबर को भी चुनते हैं जिसको हम पंच बोलते हैं। और फिर हम ब्लॉक समिति का जो सदस्य होता है उसके लिए वोट डालते हैं और 1 वोट हम डालते हैं जिला परिषद के सदस्य के लिए। तो अब आपको यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि देखिए ग्राम पंचायत पे हमें सरपंच और पंच को चुनना होता है, सरपंच और पंचों को चुनना होता है। तो इन दोनों के लिए यानी सरपंच के लिए भी और जो पंच होते हैं प्रत्येक वार्ड से उनके लिए हम प्रत्यक्ष वोट डालते हैं। और जो हम ब्लॉक समिति के सदस्य को चुनते हैं उसके लिए भी हम स्वयं वोट डालते हैं, यानी प्रत्यक्ष मतदान होता है। जिला परिषद के सदस्य के लिए भी प्रत्यक्ष वोटें डाली जाती हैं। लेकिन यहां से क्या क्वेश्चन निकलता है कि जो ब्लॉक समिति का हेड होता है, ब्लॉक समिति का प्रधान होता है और जो जिला परिषद का प्रधान होता है, जैसे ब्लॉक समिति में जो चेयरमैन होता है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब कि जो हम ब्लॉक समिति के सदस्य चुनते हैं तो उस ब्लॉक के जितने भी ब्लॉक समिति के सदस्य चुने जाएंगे वो अपने में से एक चेयरमैन चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष, यानी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। और यही जिला परिषद में भी इस तरह से ही होता है कि जिला परिषद का जो हेड होता है हम उसको डायरेक्ट नहीं चुनते, बल्कि जो जिला परिषद के सदस्य चुने गए होते हैं वो उसको चुनते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, आरक्षण। जो पंचायती राज है इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए मिनिमम 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी प्रत्येक राज्य को कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी पड़ेंगी, यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी पड़ेंगी। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण होगा वो जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से होगा। जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के लिए मिनिमम 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। फिर कार्यकाल की बात आप सभी जानते हैं कि जैसे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो हमारे भारत देश में जो पंचायतें हैं उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अब क्या होता है, 5 वर्ष से पहले भी कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में क्या होता है, पंचायत को भंग कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है। तो अगर पंचायत 5 वर्ष पूरे होने से पहले भंग हो जाएगी तो 6 महीने में इसको दोबारा चुनना होगा, यानी 6 महीने का टाइम होता है इलेक्शंस के लिए। दोबारा फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब देखिए यहां पे एक बात मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि 5 साल का कार्यकाल है, अगर बीच में ही भंग हो जाती है तो 6 महीने में दोबारा इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, मान लीजिए 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए पंचायत के कार्यकाल को और इसके बाद पंचायत किसी कारण विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। तो अब सिर्फ 6 महीने इलेक्शन के अगर बचे हैं, अगर सिर्फ 6 महीने इलेक्शन के बचे हैं, नए इलेक्शन के लिए 6 महीने का टाइम शेष है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि दोबारा इलेक्शन हो, ऐसे भी काम चल सकता है। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा का समय है तो इलेक्शन जरूर होने चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो इलेक्शन
का होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब आप यहां पे एक बात और समझिए, अब जैसे जो शेष कार्यकाल के लिए नई पंचायत चुनी जाती है तो वो सिर्फ जैसे 5 साल का कार्यकाल है और 3 साल में ही पंचायत को भंग कर दिया जाता है, तो 2 साल बचे उस कार्यकाल के, तो जो नई पंचायत बनेगी वो सिर्फ 2 साल के लिए ही कार्य करेगी। यानी उसका जो पहली पंचायत थी 5 साल का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसको वो सिर्फ पूरा करेगी, वो सिर्फ उन 2 सालों के लिए यानी बचे हुए टाइम के लिए ही चुनी जाएगी। तो कार्यकाल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे सोल्व हो गए होंगे। तो जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसके 3 स्तर हैं, गांव स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे सरपंच और पंच इनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ब्लॉक समिति का जो मेंबर होता है उसको भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जो जिला परिषद का मेंबर है उसको भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते। जो ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं वो अपने लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और यही सिचुएशन जिला परिषद में है। अब जो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा हमारे भारत देश के संविधान में जोड़ी गई, तो उसमें कितने विषय हैं? उसमें है 29 विषय। और ये 29 विषय क्या क्या हैं? जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन इत्यादि। तो आपको याद रखने हैं कि इसमें 29 विषय हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से कोई भी चीज समझ आई हो, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगी हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।